नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ की बात इस स्पेशल सेगमेंट में आज हम मेवाड़ के योद्धा यानी कि महाराणा प्रताप की उस जयंती को लेकर जिक्र करने जा रहे हैं। यदि हम महाराणा प्रताप के इतिहास को देखते हैं तो गोगुंदा से लेके उनके विभिन्न स्थलों पर क्या इतिहास रहता है, ये भी हम सभी बातें इस सेगमेंट में जानेंगे। हमारे इस सेगमेंट को देखने के लिए आप राष्ट्र न्यूज़ को अभी से सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं हम सर से। मेवाड़ का जिक्र होता तो हमारे चैनल पर हमने एक सेगमेंट का नाम रखा है, उसका नाम है मेवाड़ की बात, और ऐसे में आपसे आज बात होने जा रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। मेवाड़ की बात आपने नाम अच्छा रखा है, उसकी बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने जो टाइटल रखा है जी, ये प्राचीन काल में भी मेवाड़ की बात होती थी और मध्यकाल में भी आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं बात होती थी तो मेवाड़ की बात होती थी। मेवाड़ की बात इसलिए होती थी कि जब मध्यकाल में अकबर के शिकंजे में से लगभग सारा हिंदुस्तान आ गया था, राजपूताना पूरा आ गया था, लेकिन मेवाड़ कभी भी अकबर के शिकंजे में नहीं आया। इसलिए कभी बात होती थी तो मेवाड़ की बात ही होती थी कि मेवाड़ एक मात्र ऐसा प्रदेश है, ऐसा अपने आप में एक राष्ट्र है, अपने आप में एक ऐसा देश है मध्यकाल की परिस्थितियों में जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप देखें कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ। दोस्ती लंदन के नाम से एक बराबरी की दोस्ती अंग्रेजों के साथ में की, जो संधि गवाह है उसकी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मेवाड़ की बात तो सदियों से होती रही है और आपने उस आन बान और शान को जिंदा रखने के लिए जो टाइटल रखा है मेवाड़ की बात, तो मेवाड़ एक शाश्वत तत्व है जी। और शाश्वत तत्व इसलिए है कि मेवाड़ ने हमेशा यूनिवर्सल वैल्यूज़, जो शाश्वत मूल्य हैं, जो शाश्वत आदर्श हैं, जो नैतिकता हैं, उन नैतिकताओं के लिए यहाँ पर त्याग, बलिदान और शहादत की परंपराएं रही हैं। चाहे आप पन्ना धाई को ले लें, चाहे आप महाराणा प्रताप को ले लें कि उन्होंने अपना सारा सुख सुविधाएं, अपने परिवार को आराम से रखने की सारी चीज़ों का त्याग करते हुए कष्ट का रास्ता अपनाया, अग्निपथ का रास्ता अपनाया। वो चाहते तो दूसरे राजपूतों की तरह से, जैसा कि अन्य राजपूताना के जो शासक थे, चाहे आमेर के कछवाड़ शासक हों, चाहे बीकानेर के शासक हों, तो वो अगर मान लो चाहते तो वो भी अकबर के साथ में अपनी दोस्ती कर सकते थे। उल्टे उनके साथ में 4-4 बार प्रपोजल आए थे दोस्ती करने के, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि इस राष्ट्र की अस्मिता की कीमत पर, स्वाभिमान की कीमत पर, स्वतंत्रता की कीमत पर और जीवन के नैतिक मूल्यों की कीमत पर, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर वो अपने सुख को बचा के रखे, अपने सुख को खरीदे। अगर इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमें प्रताप का कद और मेवाड़ का कद इतना बड़ा लगता है। तो इसीलिए मेवाड़ जो है वह एक मैं शाश्वत तत्व की तरह से देखता हूँ, क्योंकि उसने शाश्वत मूल्यों के लिए सदैव संघर्ष किया है। आप देखें, यही नहीं, श्रीनाथ जी की स्थापना को लेकर देखें कि महाराणा राज सिंह ने अकबर से तलवार बजा दी थी। कहा था कि औरंगजेब ने कहा था कि आप यहाँ पर मेवाड़ में आप इस मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते। महाराणा राज सिंह को देखिए, जो प्रताप के वंशज थे, उन्होंने प्रताप की उसी आन बान शान को रखते हुए, धर्म की ध्वजा को फहराते हुए एक राष्ट्र के संबोधन को खड़ा किया कि अगर हमारी मूर्तियां और हमारे पूजित विग्रह अगर भारत में सुरक्षित नहीं है तो और कहाँ सुरक्षित हो सकते हैं। तब महाराणा राज सिंह ने कहा था कि मैं 1 लाख राजपूतों के सर कटा दूंगा, पर औरंगजेब आपके हाथ कभी भी मूर्ति तक नहीं पहुंचने दूंगा। तो मेवाड़ अपने आप में मेरा मानना है कि ये कहा जाता है कि जो वाकई जो पुण्य करता है वो मेवाड़ में पैदा होता है। इसलिए आपने जो मेवाड़ की बात नाम रखा है उसकी मैं आपको बधाई देता हूँ रमेश जी। धन्यवाद सर। और देखिए दोस्तों, 1 साल इस सेगमेंट को चलाते हुए लगातार राष्ट्र न्यूज़ पर विभिन्न लोगों के से रूबरू होने का मौका मिला, लेकिन आज चंद्रशेखर जी के पास आना और इनसे बातें करना बिल्कुल हमारे लिए एक अलग ही बात हो गई है। सर, महाराणा प्रताप के कई सारे किस्से कहानियां आपसे लगातार सुनते आए हैं। ये चंद्रशेखर जी का महाराणा प्रताप के साथ इस तरह का जुड़ाव कैसे हो गया, खासकर इतिहास को पढ़ने, लिखने और उसको जानने का? देखो, ऐसा है कि प्रताप से जुड़ाव मैं मानता हूं कि सभी का लगभग एक सामान्य रूप से होता है। जी। प्रताप
के प्रति एक रुझान होना, प्रताप के गुणों को देखना। और फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब हम इतिहास के फील्ड में उतरते हैं, जब मैंने इतिहास का अध्ययन शुरू किया और जब मुझे इस रिसर्च के फील्ड में जाना पड़ा स्नातकोत्तर के बाद में, तब मैंने ये देखा कि इतिहास अपने स्वार्थों की कहानी भी कहता है कि किस किस शासक ने अपने स्वार्थों के लिए जीवन जिया। इतिहास परमार्थ की भी कथा कहता है। हम महाभारत को भी इतिहास के रूप में देखते हैं, इसलिए कहा गया कि कथा है स्वार्थ की और परमार्थ की। तो मैं भी इतिहास को स्वार्थ और परमार्थ की उन कथा के रूप में देखता हूँ। तो ऐसे पात्र जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए इस संसार को जिया, ऐसे पात्र जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए इस संसार को, जो ईश्वर का बनाई हुई जो सृष्टि है, जो सुंदर सृष्टि है, उसको विकृत करने का प्रयास किया, तो ऐसे कैरेक्टर के प्रति तो रुझान जाएगा नहीं जी। मेरा स्वाभाविक रूप से रुझान गया कि जिन्होंने इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को अपने नैतिक मूल्यों से, अपने संघर्षों के द्वारा और भी सुंदर बनाने का प्रयास किया, तो वो एक जो सबसे बड़े जो हमारे यहाँ पर जो एक नायक के रूप में हम देखते हैं, जिसको सिर्फ मेवाड़ ही नहीं, जिसको सिर्फ राजस्थान प्रदेश ही नहीं, जिसको सिर्फ भारत देश ही नहीं, मेरा ये मानना है कि बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जो कि आज भी प्रताप को 500 सालों के लगभग होने आए और प्रताप को एक नायक के रूप में देखते हैं कि एक राष्ट्र का नायक कैसा होना चाहिए, एक राष्ट्र का रत्न कैसा होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी पहली पुस्तक जो थी शोध की, उसका नाम भी राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप रखा है कि कोई भी राष्ट्र हो, लेकिन उसका जो रत्न है, वो रत्न डायमंड जो है वो कैसा होना चाहिए, वो महाराणा प्रताप जैसा होना चाहिए, जो अपनी सुख सुविधाओं का, अपने ऐश्वर्य का, अपने परिवार के सुख चिंतन का त्याग करता हुआ अपने उन भारतीय संस्कृति को जिए और उसके लिए संघर्ष करे। और क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि ये जो मध्यकाल में अकबर के साथ में जो प्रताप का संघर्ष था, ये आप ये कहते हैं कि ये सत्ता के लिए संघर्ष था, सत्ता बचाने के लिए था। इतिहास में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मेरा जो मानना है वो संघर्ष जो था वो संस्कृति की दो धाराओं के बीच में संघर्ष था। एक तो वो विदेशी उत्तर पश्चिमी सीमा से आई हुई आयातित जो विकृति है, उस विकृति जनक जो सभ्यता है, उसके साथ में हमारे महाराणा प्रताप का जो संस्कृति मूलक व्यक्तित्व के धनी है, उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने संघर्ष किया था हिंदू समाज के लिए कि जहाँ पर यहाँ का सांस्कृतिक जो उन्नयन है, जो यहाँ का जो सामाजिक पवित्र परिप्रेक्ष्य है, वो बना हुआ रहे। आप ये बताएं कि किसी के धर्म को भ्रष्ट करना, किसी की सामाजिकता को भ्रष्ट करना, मैं नहीं मानता कि ये किसी भी राष्ट्र के नायक को शोभा देता है। आप देखें कि उस समय एक मेवा अद्वितीयम के रूप में एकमात्र प्रताप ही ऐसे नजर आते हैं 16वीं शताब्दी में। बाद में आगे जाकर के शिवाजी जो उनके वंशज थे, उन्होंने वो काम किया है, लेकिन 16वीं शताब्दी में एकमात्र प्रताप नजर आते हैं कि जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक पवित्रता को, अपनी सामाजिक पवित्रता को, अपनी नैतिक पवित्रता को और अपने राष्ट्र की स्वाभिमान की और अपने कुल की परंपरा को, जहाँ पर कुंभा, सांगा, पद्मिनी के जौहर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जो जौहर हुए, अपनी स्त्री की मर्यादा के लिए जो जौहर हुए थे, उन सब उस ऐसे इतिहास की, अपनी विरासत की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अग्निपथ का वर्ण किया और उस अग्निपथ पर चले। और अंततोगत्वा लंबे 25 साल के संघर्ष के बाद भी अकबर का एक सपना जो था वो अधूरा रह गया कि प्रताप को जिंदा पकड़ना, प्रताप को कैद में डालना या प्रताप को मौत के घाट उतारना। इसीलिए कहा गया कि महाराणा इसलिए प्रताप अमर हैं कि वो बिना झुकी हुई पगड़ी अपने साथ स्वर्ग में ले गए और अपने घोड़े पर कभी भी मुगलिया दाग नहीं लगवाया। रमेश जी, ऐसा मानना है कि इस मानव संस्कृति का ही नहीं, इस प्राणी मात्र की जो संस्कृति है, किसी भी प्राणी को ले लें आप, जीव मात्र जितने भी परमात्मा के द्वारा बनाए सृष्टि पर जीव हैं, उन सब का अगर पहला जीवन का अगर कोई मूल्य है तो स्वतंत्रता है जी। आप किसी पंछी को भी आप पिंजरे में बांध के रखिए, उसकी स्वतंत्रता छीनिए, उसको कितना बुरा लगता है। तो स्वतंत्रता हमारा प्राकृतिक गुण है और उस प्राकृतिक गुण की रक्षा के लिए
प्रताप ने संघर्ष किया है। इसलिए मेरे इतिहास के जितने भी नायक हैं उनमें से सबसे प्रिय नायकों के रूप में मैं महाराणा प्रताप को लेता हूँ। उनसे मेरा जीवन प्रभावित रहा, उनसे मैंने प्रेरणा प्राप्त की। और एक न्याय दर्शन में कहा जाता है कि कीट भृंगी न्याय होता है, कि वो जो भंवरा होता है वो कीट पर इतना मंडराता है, इतना उसको गुंजरित करता है कि एक दिन वो कीट भी जो होता है वो भंवरा बन करके आकाश में उड़ जाता है। और इसको प्राणी शास्त्र भी जो है, जूलॉजी भी इसको प्रमाणित करती है। तो प्रताप को पढ़ने के बाद में जीवन के अंदर जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान को लेकर के जो एक जीवन मूल्य खड़े हुए, आज मैं भी किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, मानव तो है ही है। और किसी के स्वाभिमान का हनन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो स्वतंत्रता और स्वाभिमान की है। तो देखिए, स्वाभिमान की जो लड़ाई है, स्वतंत्रता है, ये हमें बता रहे हैं चंद्रशेखर जी। लेकिन आज इस सेगमेंट में महाराणा प्रताप को जीने वाले लोगों का क्या वजूद है, किस तरह से उनका जुड़ाव है, ये भी बात जानेंगे। लेकिन इंडस्ट्री में किस तरह से महाराणा प्रताप का नाम जो है व्यवसायीकरण के रूप में जोड़ा जा रहा है, किस तरह से लोग व्यवसाय को ज़्यादातर महाराणा प्रताप के नाम से देख रहे हैं, ये बात भी जानेंगे। देखो, मैंने इनको शक्ति, भक्ति और कर्म के प्रमुख स्थलों के रूप में मैंने इनको माना है कि ये हमारे लिए शक्ति की प्रेरणा भी देते हैं, हमारे लिए भक्ति की प्रेरणा भी देते हैं और हमारे लिए कर्म की प्रेरणा भी देते हैं। ये एक त्रिवेणी है। प्रताप से संबंधित जितने भी स्थल है, जो शायद पहली बार मैं आपके चैनल पर ये बात बोल रहा हूँ, अभी तक मैं इस बात को कहीं बोला नहीं हूँ, सिर्फ लिखा है मैंने। आप देखें कि कुंभलगढ़ में कि अजय दुर्ग में प्रताप का जन्म होना, कुंभलगढ़ की जो अजेयता है, सशक्तता है, उसकी जो सशक्त प्राचीरें हैं, उसकी सशक्त चट्टानें हैं, और ये जिस प्राकृतिक वातावरण में कोई पैदा होता है, प्रकृति उसके अंदर वो गुण आवश्यक रूप से बढ़ती है जी, ये एक सत्य है जी। तो प्रताप का भी जो व्यक्तित्व था वो कुंभलगढ़ दुर्ग की तरह ही अजय, सशक्त, दृढ़, उन्नत उठा हुआ व्यक्तित्व था, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद में आप देखें कि प्रताप का जो बाल्यकाल है वो कुछ चित्तौड़ के किले में बीता, उसके बाद में कुछ जीवन वापस उनकी शिक्षा का प्रबंध माँ जयवंताबाई ने, चित्तौड़ की जो ग्रह की जो एक अलग राजनीति थी भटियानी रानी की, अपने बेटे को शासक बनाने की, उन सब से दूर रखते हुए प्रताप के व्यक्तित्व के विकास के लिए उनकी माँ जयवंताबाई उनको कुंभलगढ़ के किले में रखती है। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जयमल जी करते हैं। तो इस तरह से प्रताप का जो एक व्यक्तित्व बनता है वो एक अलग तरह का व्यक्तित्व बनता है। और उसके बाद में जब प्रताप का गोगुंदा में अपने पिता के साथ में रहना होता है और चित्तौड़ के किले पर जब अकबर का आक्रमण होता है, उसके पहले प्रताप अपने राजकुमार काल में 3 युद्ध जीत चुके होते हैं और सबकी निगाह प्रताप की तरफ होती है। लेकिन ऐसे में जब प्रताप को अपना उत्तराधिकारी न बनाते हुए, क्योंकि वो ज्येष्ठ थे, श्रेष्ठ भी थे, और एक राजपूती परंपरा थी कि बड़े लड़के को जो था वो राजगद्दी सौंपी जाती है, इन सब के चलते हुए भी उस मध्यकाल में भटियानी रानी के कहने से जब महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं, तब आप देखिए कि प्रताप ने कभी भी इस बात का भी विरोध नहीं किया। वो अब अपने पिता के फिनरल में जाते हैं, अग्नि संस्कार में जाते हैं, जबकि जिस बच्चे का राज तिलक हो रहा होता है वो अग्नि संस्कार में नहीं जाता, उसका महलों में राज तिलक होता है। वहाँ पर सामंतों के द्वारा, मेवाड़ की प्रजा के द्वारा ये प्रश्न उठता है कि आप यहाँ कैसे, आपका तो राज तिलक होना है, आप बड़े पुत्र हैं जी। लेकिन प्रताप जो है वो कहते हैं कि आज जगमाल का राज तिलक है। तो प्रताप के इस हक की बात को प्रताप कभी ये नहीं कहते कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अधर्म हुआ है, मेरे अधिकार को छीना गया है। नहीं, ये मेवाड़ के हितैषी सामंत और मेवाड़ की वो प्रजा जो 3 जौहर देख चुकी थी, जिनके अंदर ज्वालाएं भरी पड़ी थी, जो अपने को मिटाना चाहती थी, लेकिन एक ऐसे नेता, ऐसे नेतृत्व के साथ में अपने को मिटाना चाहती थी कि जो कि खुद अजय हो, खुद निर्भीक हो, खुद स्वाभिमानी हो। वो मेवाड़ की प्रजा हमेशा स्वतंत्रता और स्वाभिमान की प्रिय रही है, लेकिन उनको उस नेतृत्व की तलाश थी और वो नेतृत्व उन्हें मिला था प्रताप के रूप में। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रताप ही हमारे शासक होंगे और शमशान की बावड़ी पर प्रताप का राज तिलक किया गया। इसीलिए आज उस शमशान स्थली में जो महादेव बावड़ी है उसे प्रताप का राज तिलक स्थान माना जाता है। आप सोचें कि उस राजतंत्र के अंदर
मैं मानता हूं कि ये डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी क्रांति थी जो मध्यकाल में हुई है, जहां पर प्रजा ने और सामंतों ने अपना शासक खुद चुना है और उस शासक को गद्दी से हटा दिया जिसको राजतंत्र के द्वारा चुना गया था। जी, ये खूबसूरती है प्रताप के जीवन की। इस योद्धा को आज भी प्रेरणा का स्रोत मान करके अब युवा पीढ़ी और सभी तरह के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो जीने वाले लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप का अनुसरण करने वाले लोगों के लिए क्या कहते हैं? मैं इस तरह के इस वातावरण जो आप बता रहे हैं, मैं मानता हूं कि जब मैंने अपना पीएचडी का शोध कार्य किया था उसके पहले लगभग प्रताप को लेकर के सभी लोग मौन थे। जी, इतिहास के क्षेत्र में भी सबने मान लिया था कि प्रताप हारे थे, यहाँ तक थोड़ा आगे बढ़ाया था कि प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित था। प्रताप को लेकर के सिलेबस के अंदर, राजस्थान के सिलेबस में या विश्वविद्यालय के सिलेबस में एक छोटे मोटे 2 कॉलम हुआ करते थे, और ये दूसरे जिस तरह के जो आयोजन होते थे ये भी बहुत ही छोटे स्तर पर इस तरह के आयोजन होते थे। मैंने आंखों से वो दिन देखे हैं। लेकिन जब ये बूम, मेरे इस कार्य के बाद में एक जन जागृति, 20 साल से ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है, और जब ये मैंने जगह जगह ये चीज, इस चीज को लेकर के जब इसकी चेतना सब तरफ फैली, तो उसमें मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा जो काम किया गया था उसका भी कुछ योगदान मैं महसूस करता हूं कि उसके बाद में जो बूम आई, आप देखें कि उसके बाद में इतनी बूम आ गई कि प्रताप को हमने मतलब कि एक व्यापारिक फसल के रूप में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने मान लिया। कैश क्रॉप के रूप में। मैं युवा पीढ़ी को, आपने बात कही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रताप ने कभी भी अपना पोर्ट्रेट या चित्र कभी नहीं बनवाया। प्रताप का पहला जो चित्र था वो राजा रवि वर्मा के द्वारा, उनके सारे चरित्र को देखते हुए, उनकी नीतियों को देखते हुए, उनके रहन सहन के जो प्रमुख बातें थी उनको देखते हुए रवि वर्मा के द्वारा, जो बहुत ही 99% प्रताप के व्यक्तित्व के करीब ऐसा चित्र रवि वर्मा ने बनाया था। ये कौन से काल की बात? ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 18वीं शताब्दी की। जी, तो ये चित्र जो है उस समय बना, प्रताप के लगभग 200 सालों के बाद में। तो मेरा ये मानना है कि प्रताप का जो चित्र है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रताप ने ये मैसेज, मैंने इतिहास में से जो मैंने समझा है वो मैं इस युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहता हूँ, मेरे सारे सर्व समाज के लोगों को मैं हस्तांतरित करना चाहता हूँ कि वो आयोजन करें, बड़े से बड़े आयोजन होने चाहिए। लेकिन उस बात का जो मर्म है वो मर्म ये है कि मेरा चरित्र ही मेरा चित्र है, और उस चरित्र के चित्र को हम जब तक अपने हृदयस्थ नहीं करेंगे, और हृदयस्थ होने के बाद में जब तक हमारे कर्मों के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर वो चीज़ नहीं झलकेगी, तब तक मैं मानता हूँ कि वो जो एक प्रताप के चरित्र को जीवन में उतारना है, हम जीवन को सार्थकता प्रदान कर पाएंगे, हम समाज का हित कर पाएंगे, हम राष्ट्र का हित कर पाएंगे, और इस पूरी मानवता का हित कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरा युवा पीढ़ी से, इन आयोजकों से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि बड़ा रूप होना चाहिए, बड़े से बड़ा रूप हो, लेकिन इसके साथ में भी वो बीज जो है, वो बीज, क्योंकि बीज ही अंकुरित होगा, वो बीज हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, जो चरित्र का बीज है, जो नैतिक मूल्यों का बीज है, जो अपने स्वार्थ को छोड़ने का बीज है, स्वार्थ परायणता को दूर करने का बीज है, जो अपने लिए नहीं पर के लिए जीने का बीज है। ये प्रताप की जो प्रेरणा है। वरना प्रताप को लेकर के हमने प्रताप को, आप देखिए कि प्रेम और व्यापार दोनों अलग चीजें हैं। जी, जहां प्रेम है वहां व्यापार नहीं है, और जहां व्यापार है वहां पर प्रेम नहीं। किसी को व्यापार से प्रेम है, उसके लिए वो किसी से भी प्रेम कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मूल प्रेम व्यापार से ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रताप जो है वो हमारे लिए प्रेम लायक है, प्रेम की चीज है, हमारे लिए श्रद्धेय है, हमारे लिए प्रेमास्पद है, हमारे लिए व्यापार की वस्तु नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि हम प्रताप को लेकर के हमारा जो जीवन दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अंदर कुछ हम बदलाव आवश्यक रूप से करें जी। क्योंकि जिस प्रताप ने कभी भी व्यापारिक सोच के बलबूते पर अपने जीवन को नहीं चलाया, जो मैसेज दिया है वो मैसेज ये है कि मेरा चरित्र ही मेरा चित्र है। अगर वो व्यापारिक बलबूते पर अपने जीवन को चलाते तो अकबर के बाद में उस समय की सेकंड ऑथोरिटी के रूप में वो भारत के पुरुष होते हैं जी।
आप कल्पना करिए कि जिस पे छोटे मोटे राजपूत भी जिन कीमत पे बिके थे, उनकी कीमत तो बहुत बड़ी आंकी गई थी अकबर के द्वारा। अगर व्यापारिक सोच होती प्रताप की, व्यापार ही जीवन होता, तो आप सोचिए कि प्रताप कितने लेवल पर जाकर के बिकते। तो जो व्यक्ति कभी व्यापारिक सोच को लेकर के अपने जीवन में नहीं चला, जी उन्होंने व्यापारिक सोच रखी अपने व्यापार को उन्नत करने में, अपनी कृषि को उन्नत करने में, अपने बीजों को उन्नत करने में, अपने उद्यान और वाटिकाओं को उन्नत करने में, अपने जल के संसाधनों को उन्नत करने में, जी लेकिन अपने जीवन की कीमत जो थी कभी व्यापार से नहीं लगाई। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रताप के जीवन को, प्रताप के चरित्र को हम सब कुछ कह दें, लेकिन उसको व्यापार की चीज़ वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, मेरा पवित्र बोध है। मैं किसी को कोस नहीं सकता, मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ, चाहे वो प्रताप के संबंधित लोग हों, क्या अपने आप को प्रताप के वंशज मानने वाले लोग हों, चाहे वो प्रताप को फॉलो करने वाले लोग हों, चाहे वो प्रताप के नाम पर अब प्रताप का प्रदर्शन करके अपना जीविकोपार्जन करने वाले लोग हों, चाहे वो व्यापार करने वाले लोग हों। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रताप जो है वो निश्चित रूप से जो थे, जिन्होंने कभी व्यापारिक दृष्टि नहीं रखी, तो आज हम जो है कि उनके चरित्र को ही चित्र बना करके इस समाज को अगर कुछ दे के जाएंगे, इस समाज में हमें स्वयं को चरित्र बनना पड़ेगा, तब जाकर के। और यही मैंने कोशिश 20 सालों में मैंने अपने शोध के माध्यम से एकेडमिकली की, कोर्सेज बदलवाए, यहाँ तक कि पिछले साल ही आप देखें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI के द्वारा हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली घटना है कि जहाँ पर हल्दीघाटी क्षेत्र से 3 शिलालेख प्रताप के हार के हटाए गए। ये भारत की सबसे बड़ी क्रांति मैं मानता हूँ, जो ईश्वर कृपा से हुई, आप सब मीडिया कर्मियों के जो प्रेम और सहयोग था उससे हुई, और वहाँ के जो नवयुवक थे, वहाँ के जो जन थे जिन्होंने मुझे मेरी इस मुहिम में सहयोग किया, उनके कारण हुई। हालांकि राजनेता भी भीख मांगते हुए पीछे आ गए थे, लेकिन मैं श्रेय जो है मैं वहाँ के उस युवा पीढ़ी को देना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने सही बात को सही ढंग से मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके उठाया। शायद वो पाठ्यक्रम फिर राजस्थान सरकार ने भी अपनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की कुछ बात कही थी। हाँ, वो पाठ्य पुस्तकों में राजस्थान माध्यमिक बोर्ड में करीबन 6 साल से पढ़ाया जा रहा है जी। यह विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय, वहाँ पर PG के लेवल पर मेरी पुस्तक को प्रताप के विजेता के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इससे युवा पीढ़ी है आने वाली, हमने जो इतिहास पढ़ा कि प्रताप हारे थे, आज मैं खुश हूँ कि आज जो 4-5 साल की जो तरुणाई आ रही है, इनको स्वाभिमान का इतिहास पढ़ने का मिलेगा। और इसमें कहीं न कहीं मैं अपने आप को देखता हूँ, अपना योगदान देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मुझे पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी, भारत रत्न से भी बड़ा इनाम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्राप्त हो गया, कि मेरे आने वाली जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पीढ़ी जो है स्वाभिमान से रूबरू होगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों देखिए, मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप से प्रेम करने वाले लोग कुछ अलग ही होते हैं। उनमें से चंद्रशेखर जी हैं। जिस तरह की कद काठी आप देख रहे हैं, जिस तरह से माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप देख रहे हैं, लगातार महाराणा प्रताप के इतिहास को पढ़ते रहे हैं, युवा पीढ़ी को सींचते रहे हैं। जब जब भी त्रुटि आई है, जब जब भी महाराणा प्रताप के इतिहास पर सवाल खड़ा हुआ है, चंद्रशेखर जी एक डाल बनकर लगातार उसके लिए आगे आते रहे हैं और उसमें शुद्धिकरण भी करते रहे हैं। शुद्धिकरण वर्ड यहाँ इसलिए भी यूज कर रहे हैं कि त्रुटि तो बताई है, लेकिन शुद्धिकरण के साथ में उस इतिहास को वापस से दोहराने की बात भी कही है। महाराणा प्रताप के नाम से कई सारी चीजें आती रही, हम पर्टिकुलर किसी एक उदाहरण को तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह से योद्धा को एक अपने आप में पूजनीय मानते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा और सभी महापुरुषों को लेकर भी मेरा ये मानना है, देखिए कि प्रताप को लेकर के, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो व्यापार करने वाले लोग हैं, चाहे वो फिल्म का व्यापार कर रहे हैं, चाहे सीरियल का कर रहे हैं, चाहे और भी चैनल्स का कर रहे हैं, क्या ये TRP वगैरह जो एक सबसे बड़ा एक इशू होता है जी, उसको लेकर के अक्सर क्या है कि एक कॉमन मैन को अगर लेकर के वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो नहीं चलेगी। कि रुचि उनकी हॉबी है कि ऐसे जो व्यक्तित्व हैं उनको लेकर के वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जी, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो प्राप्त कर सकें जी। बहुत से राजनीतिक मायनों को लेकर के, राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाते हैं जी, बहुत से व्यापार के लिए क्रिएट करते हैं। तो सब सर, ये मेरा ये मानना है कि ये ऐसा बड़ा झमेला है कि आप पूछो मत कि ये
बहुत ही बड़ा इसमें से इतना जब भी निकलोगे इसके अंदर से मेरा ये मानना है कि सागर मंथन में से सबसे पहले जहर ही निकलेगा। तो देखिए, कथा है स्वार्थ की, कथा है परमार्थ की। यदि इस कोड लाइन को हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप से प्रेम करने का वक्त आ गया है और स्वार्थ त्यागने का। महाराणा प्रताप से प्रेम करने का वक्त आ गया है और महाराणा प्रताप से स्वार्थ त्यागने का जो है वो वक्त भी आ गया है। स्वार्थ को त्यागना है और प्रेम करना है। जान लेते हैं, हमारे यहाँ तो कई सारे ऐसे कर्मस्थली और सब कुछ हैं। महाराणा प्रताप के जो इतिहास से जुड़े हुए स्थल हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैंने बताया ना, कर्म, भक्ति, शक्ति, भक्ति और कर्म की स्थली के रूप में देखता हूँ। क्योंकि वहाँ जाने पे चाहे आप देखें कुंभलगढ़ जाएं, आप चित्तौड़ जाएं, जहाँ पर प्रताप ने कुछ समय बिताया, उसके बाद में आप गोकुंदा जाएं, राज तिलक हुआ, हल्दी घाटी में जहाँ पर प्रताप ने विश्व प्रसिद्ध युद्ध लड़ा, जिसको बहुत बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है, जिसको लेकर के आज़ादी 1947 के जो आज़ादी के लड़ने वाले जो रणबांकुरे थे हमारे, उन्होंने भी हल्दी घाटी की मिट्टी को ले जाकर के अपना तिलक लगा करके उसका शंखनाद किया है। तो ये हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा रही हल्दी घाटी। क्या बंगाल के अंदर कोई ऐसा आज़ादी का काम होता है तो उसको नव भारतेर हल्दी घाटी के नाम से पुकारा जाता है। कहाँ बंगाल है? आप देखिए, बंगाल में ऐसा संघर्ष हुआ तो उसको नव भारतेर हल्दी घाटी के नाम से उस जगह को पुकारा गया। तो प्रताप की जो प्रेरणा है वो सर्वत्र है। तो हल्दी घाटी आप जाएंगे, आप चावंड जाते हैं, आप मतलब कि मोती मंगरी वगैरह जो प्रताप से जुड़े हुए स्थल रहे हैं, ऐतिहासिक स्थल रहे हैं, तो उनकी रुचि रहती है। कमलनाथ जाते हैं, आप आवरगढ़ जाते हैं, आप मतलब कि सुंदा माता की पहाड़ियों में जाते हैं, आप आबू के शेर गांव में जाते हैं, आप सराड़ा वगैरह सुरजन खेड़ा में जाते हैं, आप बलुआ की घाटी में जाते हैं, आप राणे गांव में जाते हैं। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर कि प्रताप ने इस मेवाड़ की जो अरावली है, उस अरावली को एक माँ के रूप में प्रताप ने जितना जिया है, और इस मेवाड़ की अरावली ने भी प्रताप की जितनी माँ के रूप में उस छापामार युद्ध नीति की रक्षा की है, जैसे एक माँ रक्षा करती है, ये दोनों ही प्रताप और यहाँ की जो अरावली है वो अन्योन्याश्रित होकर के इतिहास के अंदर उभरे हैं। और इसी कारण से विदेशी शक्तियों ने यहाँ पर शिकस्त खाई है। क्या तो मैं उस भक्ति, आप वहाँ जाएंगे आपको कर्म की प्रेरणा मिलेगी कि हमें पुरुषार्थ करना है, स्वार्थ को त्यागना है, परमार्थ को अपनाना है और पुरुषार्थ करना है। मैंने कहा कि स्वार्थ, परमार्थ और ये कहानी है पुरुषार्थ की। ये पुरुषार्थ करना है। आप वहाँ जाएंगे, आपको आपके सद्भाव अंदर, आपके सात्विक भाव आएंगे, आपके अंदर भक्ति का उदय होगा। आप अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति से जुड़ेंगे, आप अपने मानवता की प्रति भक्ति से जुड़ेंगे, आप समाज के प्रति भक्ति से जुड़ेंगे, आप मानव के प्रति भक्ति से जुड़ेंगे और आप इस अस्तित्व के प्रति भक्ति से जुड़ेंगे। मेरा भक्ति से मतलब ये है। और शक्ति, आपको अपनी ऊर्जा महसूस होगी, आपको अपना लगेगा कि मेरे में भी अंदर ऊर्जा विद्यमान है, आपका पुरुषार्थ जागेगा। तो इन स्थलों को मैं इस रूप में देखता हूँ कि जहाँ जाने पर आपको शक्ति पैदा होती है, आप में भक्ति पैदा होती है, और उसके साथ ही आपके अंदर कर्म करने की एक जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का संचार होता है। तो प्रताप हमारे लिए इतने जीवंत है। मैं देखता हूँ कि बहुत से आदिवासियों को जो कि गीत गाते हैं, तगारी रेती की उठाते हुए, कंकरी की उठाते हुए, कड़क धूप में और गीत गाते हैं, और वहाँ प्रताप का नाम नहीं है, प्रताप का नाम राणा कीका है। हाँ, कीका, और कीका के गीत गाते हुए वो तगारी उठा रहे हैं। मैंने सोचता हूँ कि शायद ये कीका का गीत उनको संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। प्रताप हमारे जीवन के संघर्षों में शामिल है। एक छोटे से छोटे आदमी को, जो एक मजदूर है, उसको भी वो प्रेरणा दे रहा है अपने रोज के संघर्ष करने। प्रताप हमारे संघर्ष में जीवंत है, अमर है, अजर है। त्योहार तो हमारे यहाँ मनते हैं, लेकिन अब तिथियां त्योहार बनने लग गई है, और मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। लेकिन युवा पीढ़ी को जोड़ने की बात करें तो हाँ, एक थोड़ा सा तो ये भी एक माध्यम है युवा पीढ़ी को जोड़ने का, जो बड़े बड़े आयोजन करना है, ये भी युवा पीढ़ी जुड़ती है, इससे निश्चित रूप से जुड़ेगी। लेकिन जुड़ने के बाद में जो एक परिवर्तन उनके अंदर होना चाहिए, वो परिवर्तन अवश्यंभावी होना चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है, आयोजकों का ये दायित्व बनता है कि वो युवा पीढ़ी जो जुड़ रही है, जुड़ेगी युवा पीढ़ी, इस आकर्षण से आएगी, आयोजनों के आकर्षण से आएगी, लेकिन उनकी साज संभार और उनके अंदर वो चीज़, वो तत्व जाना चाहिए कि वो जीवन में उस रूप में थोड़े बहुत भी उस रास्ते पर थोड़े बहुत भी कदम चल पाए। जरूरी नहीं है कि पूरे ही कदम वो हों, कुछ कदम भी अगर उस मार्ग पर अगर वो युवा पीढ़ी बढ़ती है तो शायद ये हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा एक योगदान ऐसे आयोजकों का होगा। मैं ऐसा मानना है।
कि इस दृष्टि का हमें विकास करना चाहिए कि उस दिन तो आप उनके चरित्र और प्रतिमा की पूजा करें जिस दिन तिथि है जी। और उसके अलावा बचे हुए जो 364 दिन है उन दिनों में आप उसके चरित्र को जिए। शायद इससे अच्छा तरीका कोई दूसरा हो नहीं सकता कि उस दिन तो हम उनके चित्र और उनकी प्रतिमा और उसको जिए और बाकी के बचे हुए जो वर्ष के हमारे दिन हैं उन दिनों में हम उनके चरित्र को जिए। ये मैसेज मैं आपके चैनल से देना चाहता हूँ कि प्रताप जैसे लोग आज भी यथार्थ होते हैं, वो कल्पना नहीं है, किस्सा नहीं है, हकीकत है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस हकीकत के द्वारा हम भी कुछ हकीकत बन पाएं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और यही प्रताप को जीना होता है कि प्रताप को कैसे जिया जाए। प्रताप को जीना ऐसे ही होता है जो मैं मानता हूँ। ये कथा है स्वार्थ की, परमार्थ की। स्वार्थ को त्यागना है और परमार्थ को अपनाना है, यानी कि महाराणा प्रताप से हमें प्रेम करना है। तभी हमारे होने का, हमारे वजूद का यह आंकलन सही साबित हो सकता है। बात मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि यद्यपि है न प्रताप जग में तदपि प्रताप प्रताप, आर्यन को उत्साह प्रद यवनन को संताप। तो प्रताप जो है वो आर्य लोग जो है, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनको एक उत्साह देते हैं। प्रताप का नाम उत्साह देता है, प्रताप का चरित्र, प्रताप का कथा, प्रताप की कहानी, प्रताप का किस्सा, प्रताप की कविता उत्साह देती है। और जो म्लेच्छ वृत्ति के लोग हैं, जो स्वार्थी हैं, जो अतिक्रमी हैं, जो अनैतिक है, जो गुलामी पसंद करने वाले हैं, जिन्हें स्वाभिमान शून्यता है, ऐसे जो म्लेच्छ लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ी कष्टप्रद है। इसलिए ये मैं मानता हूँ कि हमारे लिए आनंददायक बने, हम प्रताप, हम आर्य बने, श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठता का वर्ण करें जीवन में। तो ये थे चंद्रशेखर जी, और आपने आज महाराणा प्रताप से जुड़े हुए विभिन्न किस्से कहानियां हमसे शेयर किए। दोस्तों, एक विशेष सूचना, महाराणा प्रताप से जुड़े हुए विभिन्न किस्से कहानियां तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को जीने वाले लोग कौन हैं, उनके विभिन्न कंटेंट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।